फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं बेहद खास क्राइम की दुनिया में, जिसमें एक नाम निकल कर आता है चंद्रकांत झा का। जी हाँ, तिहाड़ा जेल का गेट और सिर कटी लाशों का रहस्य और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क। आज उसी क्वेश्चन मार्क को हम अपने चैनल के द्वारा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2006 पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर पुलिस थाने में सवेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले ने बताया कि उसने तिहाड़ा जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर एक लाश रखी है। वहां पहुंचने पर एक बंधी हुई टोकरी मिली जिसमें एक सिरकटी लाश रखी थी। लाश के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी गालियां लिखी हुई थी और हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। इसके 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ा जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ठीक उसी समय उसी जगह एक और लाश मिली जो सिर और हाथ पैर गायब थे। इस बार भी लाश को पिछली बार की तरह बांधा गया था। हत्या के सभी मामलों में सीरियल किलर के मृतकों का सिर यमुना नदी में फेंक दिया था। पहली बार तो दिल्ली पुलिस 6 महीने हाथ पैर मारकर थक गई थी, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो दिल्ली पुलिस परेशान हो उठी। अप्रैल महीने में पुलिस की जांच में तो कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन महीना गुजरते ही मई में तिहाड़ा जेल के बाहर एक और सिर कटी लाश मिली। लाश को उसी तरह बांधकर टोकरी में रखा गया था। साथ में चिट्ठी भी थी। चिट्ठी हिंदी में लिखी होती थी और उसे अंत में लिखा होता था, दिल्ली पुलिस का जीजा या दिल्ली पुलिस का बाप। चिट्ठी लिखने वाले के पैर पर तौर पर नाम दर्ज होता था सीसी। तिहाड़ा जेल जैसी अति सुरक्षित मानी जाने वाली जगह के ठीक बाहर एक के बाद एक मिलती सिर कटी लाशों के साथ मिलने वाली चिट्ठियां और थानों में बजते फोन, इन सब से ये साफ कर दिया था कि कोई असाधारण अपराधी है। यह व्यक्ति दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। नेटफ्लिक्स की 3 कड़ियों वाली डॉक्यूमेंट्री बिहार के मधेपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए चंद्रकांत झा की पूरी कहानी बताती है कि कैसे उस भीतर दबे गुस्से ने उसे सीरियल किलर बना दिया। आगे की तशरीफ में पता चला कि चंद्रकांत झा दिल्ली के एक हवलदार से नाराज था, क्योंकि उस हवलदार ने उसके साथ तिहाड़ा जेल में भीतर बदसलूकी की थी। चंद्रकांत झा इसी वजह से तिहाड़ा जेल के गेट पर लाश रखकर दिल्ली पुलिस को परेशान करने लगा, वह बदला लेने लगा। दिल्ली पुलिस की बेबसी इतनी हो गई थी कि वो कुछ नहीं कर पाई। सीरियल किलर के इस मामले के जांच अधिकारी रहे सुंदर सिंह यादव दिल्ली पुलिस से बतौर एसएसपी रिटायर हुए और इन दिनों अपने गांव में खेती का कामकाज देख रहे हैं। वे बताते हैं कि उन दिनों इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। लाशों के सिर न होने की वजह से यह पहचान पाना मुश्किल था कि मृतक कौन है। मृतक को जाने बिना उसकी हत्या के मकसद और हत्यारे का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। बीबीसी से बातचीत होने पर उन्होंने यह मामला इसलिए अलग था कि क्योंकि इसमें मारे गए लोगों की शिनाख्त नहीं हो रही थी, क्योंकि लाशों के सिर नहीं होते थे। लाशों के साथ कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला था। ये वह दौर था जब केवल पुलिस हल्की व इन चिट्ठियों के लीक होने की वजह से दिल्ली की मीडिया के दिलचस्पी इस केस में अचानक बढ़ गई। उन दिनों अमित कुमार झा एक दैनिक अखबार में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। वे इस डॉक्यूमेंट्री में भी इन दिनों की याद करते हैं। बीबीसी से बातचीत में वे कहते हैं कि जब ये चिट्ठी लीक होकर मीडिया तक पहुंचती तो हड़कंप मच जाता था। उन दिनों ये दिल्ली की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। आमतौर पर दिल्ली में कोई चोरी या लूटपाट या डकैती कर पुलिस को चैलेंज दिया करते थे, लेकिन इस मामले में कोई हत्या करके चैलेंज कर रहा था। यह केस इतना उछलता गया कि इसमें कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी और कामयाबी मिलने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। सुंदर सिंह यादव और जांच कर रही बाकी टीम ने आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के एक इलाके में गिरफ्तार किया गया। मई 2007 में यादव बताते हैं कि जब चंद्रकांत मेरे सामने आया तो लगा कि वो काफ़ी तार्किक है, जानकार है। मेरी फ़ोन पर
उससे 1 साल पहले से बात हो रही थी, लेकिन जब 3-4 हत्याओं के बाद मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा तो उसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा कि आप सुंदर सिंह यादव हो। मुझे इस बात से काफ़ी हैरानी हुई और बोला, आप जीते हैं, मैं हारा, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे परेशान मत करना, मारना मत। लेकिन यादव और उनके साथियों की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। वो बताते हैं कि 3 हत्याएं मेरे इस केस पर रहते हुई थी और एक मामला पहले का हरिनगर थाने का ही था। 4 और हत्याएं दिल्ली के दूसरे हिस्से की थी। मुझे उन 4 हत्याओं के बारे में जानकारी नहीं थी। मौके वारदात का नहीं पता था, मारे गए लोग कौन थे ये कहीं नहीं पता, लेकिन चंद्रकांत झा ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में काफ़ी डिटेल में बताया था कि, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ट्रायल में ये मुझे तंग करेगा। जो इंसानी खोपड़ी बरामद हुई थी वो उसे उस मामले से जुड़ी बात बता रहा था जिस जांच में मैं कर रहा था, और एक अन्य खोपड़ी को दूसरे मामले की बता रहा था। वो शायद ये सोच रहा होगा कि दोनों मामले का डीएनए प्रोफाइल मैच नहीं होगा और कोर्ट में उसे इससे मदद मिलेगी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो चंद्रकांत झा का व्यवहार अदालत में कैसा होता था, इसका जवाब उत्कर्ष आनंद देते हैं, जिन्होंने कोर्ट रिपोर्ट के तौर पर सब कुछ खुद देखा है। उत्कर्ष आनंद ने बीसीसी से कहा, कोर्ट में वो काफ़ी कम बोलता था, लेकिन उसमें अजीब तरह का कॉन्फिडेंस होता था। जब वो अपने वकील से बात करता था तो उन्हें समझाते हुए दिखता था। ऐसा लगता था कि उसकी कोई रणनीति है जिसके तहत वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं लगा था कि वो दिमाग से पैदल या सनकी है। कंट्रोल और कंपोज्ड लगता था। मीडिया को चंद्रकांत झा ने दी थी नसीहत। चंद्रकांत झा की एक वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो क्लिप में हथकड़ी पहने चंद्रकांत झा कहते हैं कि मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग गलत खबर क्यों छापते हो। अगर तुम्हें लगता है कि खबर गलत चल रही है तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अब तक सच्चाई नहीं बताई। आपने हमसे पूछकर छापा था। मैं कहाँ से पकड़ आया हूँ ये आपको मालूम है या मुझे मालूम है। एक पत्रकार पूछता है कि तुमने 4 कत्ल क्यों किए थे। कत्ल हो सकता है हमने 4 से भी ज़्यादा किए हों, आपको कैसे मालूम 4 ही हैं। उत्कर्ष कहते हैं, जब वो मीडिया से बहस करता था, जिस तरह से बात करता था उससे जवाब तार्किक होते थे। ऐसा कभी भी नहीं था कि चंद्रकांत झा से बात कीजिए और उसने कोई ऐसी बात की हो जिससे कोई मतलब ना निकले। वो जब भी बात करता था कि उसकी बात में तर्क होता था। जब कभी उससे आमना सामना होता था तो डर भी लगता था कि न जाने वो कैसे रिएक्ट कर जाएगा। हालांकि मेरी कभी उससे लंबी या ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। बिहार के मधेपुर में भी की थी हत्याएं। डॉक्यूमेंट्री चंद्रकांत झा के गांव गोसाई में ग्रामीणों के बयान और कुछ तस्वीरें दहशत पैदा करती है और ऐसे अंदाज मिलते हैं कि चंद्रकांत झा ने 3 या 4 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हत्याएं की थी। असल में कितनी हत्याएं की थी इसके जवाब में उत्कर्ष आनंद का कहना है कि ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये भी नहीं बता पाऊंगा कि जिन अपराधों की सज़ा वो काट रहा है वो अपराध भी उसने किए हैं या नहीं, क्योंकि उसने मीडिया से कई बार बयान दिए हैं कि उसे कैसे पता चला कि 4 ही किए हैं। 4 हत्याओं का आरोप था, 3 में सज़ा हुई तो चौथा किसने किया। डॉक्यूमेंट्री से ऐसा लग रहा था कि 40 या आंकड़ा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री में उत्कर्ष आनंद जिक्र करते हैं कि सज़ा होने के बाद चंद्रकांत कई बार जेल से बाहर भी आया और ब्यौरा देते हैं 3 मामले में उसे दोषी पाकर सज़ा सुनाई गई। वो सज़ा काट रहा है लेकिन यह भी सोच रहा है कि उसे 4 बार पैरोल मिली, 7 बार पैरोल मिली और इतने दिनों की जेल से बाहर आया है। साल 2019 के बाद वो जेल से बाहर नहीं आया, लेकिन उससे पहले कई बार जेल से बाहर आता रहा। अमित कुमार झा कहते हैं कि उस दौर में ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था। आज शायद ही कोई अपराध होता हो जो सीसीटीवी पर कैद ना होता हो।
मोबाइल का इस्तेमाल कम था। जब पुलिस डेटा पर काम करती है तो सारा डेटा उठा लेती है। उस समय ऐसी मदद कम थी। तिहाड़ा के बाहर पूरे साल कोई पुलिस वाला नहीं रख सकते थे। वो लाश कब डालेगा, कहाँ डालेगा, ये नहीं पता था। सुंदर सिंह यादव के मुताबिक इस मामले में परिस्थिति जन्य सबूत काफ़ी मजबूत थे। वो कहते हैं कि हम बारीकियों को देखकर चल रहे थे, कई एंगल से जांच कर रहे थे, उसके बाद आगे बढ़े थे। हमें पता था कि मुजरिम आगे परेशान करेगा, इसलिए हमने न केवल सब बल्कि उसके अलग अलग हिस्सों तक को डीएनए प्रोफाइल के लिए भेजा। वो चिट्ठी लिखा करता था तो हैंडराइटिंग की जांच करवाई। जांच गणित की तरह होती है, या तो 100 में से 100 मिलेगी या 0 मिलेगी। अगर इसे पकड़ने की बात करें तो ये केस पूरे पुलिस महकमे के लिए एक चुनौती बन गया था और उसे सुलझाने के लिए दबाव लगातार बढ़ रहा था। लेकिन ये कामयाबी मिली कैसे? यादव बताते हैं कि जब वो हमें फ़ोन करता तो हम उससे लंबी बात करने की कोशिश करते थे ताकि वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाए जिससे हमें कोई सुराग मिले। उससे लंबी बात करना भी हमारी जांच का हिस्सा होता था। इसी बातचीत के दौरान हमने उससे बहुत सी चीज़ें उगलवा दी, कुछ ऐसी भी जो उसने नहीं बतानी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस ने इस केस को क्रैक करने के लिए मुखबिरों की भी खूब मदद ली। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि उन्हीं की मदद से वो एक डॉक्टर तक पहुंचे जिससे पास चंद्रकांत झा नियमित रूप से आया करता था। इस डॉक्टर के एक रिश्तेदार और चंद्रकांत झा के बीच कुछ झगड़ा हो गया था। डॉक्यूमेंट्री में यादव बताते हैं कि इस रिश्तेदार ने बताया कि चंद्रकांत झा के पास एक रेडी है जिसमें इंजन फिट है। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से एक इलाके विशेष की पहचान की गई और गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों को ऐसी ही एक रेडी दिखी और उसके जरिए हम लोग चंद्रकांत को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। चंद्रकांत झा इन दिनों जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यह कहानी, यह क्राइम स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख व सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।